F3 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, H2SO4 ही होता है, बाकी नहीं होते हैं, है ना। H2SO4 ही एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है इसमें, इस सारे ऑप्शन में, है ना। H2SO4 ही आंसर आएगा। और बताओ F4 F5 में हो गया। G1 G2 G3, G1 जीवन नंबर क्वेश्चन में क्या है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ सल्फर के लिए बोला गया है। ये किसी के लिए भी है, मतलब किसी के लिए भी ये वैलिड है। ऑर्डर ऑफ हैलाइड की अगर बात करें, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड की बात करें तो यहाँ पे F माइनस आयन है, फिर Cl माइनस आयन है, फिर ब्रोमाइड आयन है, फिर आयोडाइड आयन है, ये रहेगा, है ना। बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करता है। कोई भी एलिमेंट है A, जब वो किसी हेलोजन एटम से जुड़ेगा तो जैसे जैसे इस हेलोजन एटम का साइज बढ़ेगा, ठीक है, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, है ना। ठीक है, क्या कह रहा है, हर बार की तरह फिटजी और एलन का ने आगे कोई पीछे कोई, अच्छा। तो जो यहां पर जो ये रहता है इसके लिए F माइनस Cl माइनस एन ब्रोमाइड एंड आयोडाइड में, यहाँ पे इन दोनों का जो है ना क्या होगा, जो बॉन्ड लेंथ है ना वो क्या होगा, बड़ा होगा, और बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होता जाएगा। ओके, ऐसा रहेगा, ठीक है, डन। नेक्स्ट है G1 G2 G3 G4 में G6, है ना। G3 बताना है ना। G3 में तो जो इंट्यूशन बन रहा है ना वो ऑक्टाडल ज्योमेट्री से बन रहा है ना। इंट्यूशन जो बन रहा है वो ऑक्टाडल ज्योमेट्री से बन रहा है, तो ऑक्टाडल ज्योमेट्री केवल एक ही चीज की आ रही है, SF6 है ना। वो SF6 है। ऑक्टाडल ज्योमेट्री जो है ना वो किससे आ रही है ना। जो ऑक्टाडल ज्योमेट्री है वो कैसा है, वो कौन सा आ रहा है, वो बी आंसर में आ रहा है, तो वही हो जाएगा, है ना। इंट्यूशन का मतलब यही है कि आप उस क्वेश्चन को पढ़ो और उस क्वेश्चन का जो आइडिया लगेगा, है ना, कि भाई इस तरीके से ये हो जाना चाहिए। भले आपको ये पता ना हो कि येलो कलर सब्सटेंस क्या है, ये सब ना पता हो, लेकिन आगे जाके वो जब वो कहता है कि थर्मली स्टेबल एंड हैज ऑक्टाडल ज्योमेट्री, तो यहां से एक आइडिया लग जाता है ना, ये बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्या, G4, सल्फर की रिएक्शन डायरेक्ट करा दो, है ना। सल्फर की रिएक्शन डायरेक्ट फ्लोरीन से करा दो, मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। सल्फर प्लस 3F2 गिव SF6, ये होना चाहिए रिएक्शन। G4 और G5 G6 में, G6 पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फास्फोरस हैलाइड इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, PI3, विच ऑफ द फॉलोइंग फास्फोरस हैलाइड इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट में क्या हो जाएगा। आपको याद होगा कि फ्लोरीन की जो हेलोजेंस थे, ठीक है, इन हेलोजेंस में अगर हम देखें तो F2 Cl2 Br2 और I2, दिस इज द ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर था। लेकिन जब इनके करस्पॉन्डिंग हैलाइड की बात करें तो F माइनस आयन, Cl माइनस आयन, ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन, तो आयोडाइड आयन की जो रिड्यूसिंग पावर थी, ये रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर है किसका, हैलाइड आयन का, समझे। तो PI3 जो है ना वो सबसे आसानी से क्या होगा, रिड्यूस होगा, क्योंकि उसमें जो है ना क्या होगा, उसमें रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट है, इसलिए PI3 का जो रिडक्शन होगा वो सबसे आसानी से हो जाएगा, है ना। PI3 का रिडक्शन सबसे आसानी से होगा, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। नेक्स्ट करो। नेक्स्ट है यहां पर, और वो है H1 में क्या होगा, H1 में कहा गया है कि व्हेन सल्फर इज बॉइल्ड विद Na2S2O3 सॉल्यूशन, हाँ, तो जब भी Na2S2SO3 सॉल्यूशन से बॉइल्ड होगा तो क्या बनेगा, सोडियम थायोसल्फेट बनेगा। ये मैं आपको वहां पढ़ाया हूं, है ना। हाँ, दिस इज ट्रू फॉर ऑल हैलाइड, बिल्कुल सही है। ये तो मैंने आपको पढ़ाया है। H1 क्वेश्चन तो आपने सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ा था। सॉल्ट एनालिसिस का जो आपका थायोसल्फेट आयन का जो पहला पेज है उसी पे देखो लिखा हुआ है, ठीक है।
H2 जरूर आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। H2 में जरूर आपको NaOH के साथ एक रिएक्शन कराई जाती है। ये इसका इसका याद रखने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, कोई लॉजिक बन नहीं रहा था, मैं भी देखा था इसको, है ना। तो NaOH के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो एक रिएक्शन है 6NaOH प्लस सल्फर, है ना। 6NaOH प्लस सल्फर will give you Na2S2O3 plus 2Na2S नेक्स्ट है H3H4 H5 में कोई डाउट है किसी को? H3 में द प्रोडक्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑफ Na2S2O3 और Cl2 दैट कॉल, हाँ ये एक रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सोडियम थायोसल्फेट का क्लोरीन के साथ, सोडियम थायोसल्फेट का Na2S2O3 का रिएक्शन क्लोरीन के साथ जो होता है, इट्स अ इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये जो बचा हुआ क्लोरीन होता है फाइबर कटिंग वगैरह में, उसको हटाने के काम आता है ना, उसको हटाने के काम आता है, इसीलिए हम लोग इसको एंटी क्लोर एजेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी क्लोर एजेंट भी कहते हैं इसको, है ना। एंटी क्लोर मतलब जो क्लोरीन को हटाने के काम में आता है ना। ओजोन वगैरह को भी आपने बताया था। तो ये सोडियम थायोसल्फेट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी क्लोर एजेंट, है ना, एंटी क्लोर एजेंट कहलाता है। ठीक है, और बताओ, H3 हो गया, H4 हो गया, H5 H6 हो गया, S6 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म इन द रिएक्शन। तो इसमें क्या समस्या है, जब O3 का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, ये रिएक्शन मैंने मार्क कराई थी आपको, ओजोन वाली रिएक्शन मार्क कराई है, ये वाली इंपॉर्टेंट भी बताई थी मैंने कि रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो O3 का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, KI के साथ हो रहा है, और यहां पे अगर वाटर होता, अब वाटर की जगह यहां D2O लिखा हुआ है, तो भाई देखो ओजोन की हर एक रिएक्शन में ऑक्सीजन बनता है, ये मैंने बता रखा है। ओजोन की हर एक रिएक्शन में ऑक्सीजन बनेगा, ये बात अपने क्लास में डिस्कस हुई है। तो ओजोन की में O2 तो बनेगा। ओजोन अच्छा खासा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, SRP वैल्यू काफी ज्यादा होती है, तो क्या होगा, ओजोन इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीडाइज कर देगा तो कहां पहुंचा दोगे, I2 में पहुंचा दोगे। जो H एटम है, H एटम की जगह वजह से क्या बनेगा, KOH बनेगा। लेकिन भाई ये नहीं है, तो फिर ये नहीं है ना। D2O है तो D2O के साथ क्या बनेगा, KOD बनेगा ऐसे। तो आपका आंसर कि क्या नहीं बनेगा, KOH नहीं बनेगा, पहला ऑप्शन सही है, KOH नहीं बनेगा। ठीक है, KOH जो है ना वो नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही है? मैच द कॉलम में करा चुका हूं आप लोगों को, मैच द कॉलम में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैच द कॉलम आपका हो चुका है। ठीक है, मैच द कॉलम कंप्लीट है आपके लिए, डन। तो मान के चल रहा हूं, है ना, कि मैच द कॉलम जो है ना, आपने सीट आप अरेंज करो, स्क्रीन शेयर का जो है ना से प्रॉब्लम आती है, फिर मैं बार बार चेंज करूंगा, है ना, स्क्रीन शेयर नहीं करूंगा, है ना। आप लोग सीट आप अपने सामने रखो, है ना, और क्वेश्चन पूछो। सिलेबस नेक्स्ट टेस्ट का मैं बता दूंगा आपको आज पूछ के, है ना, टेलीग्राम में डाल दूंगा। एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लेना, पूरा ही डिस्कस करें, 26 क्वेश्चन है, 26 के 26 डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, 26 के 26 डिस्कस कर लेंगे। सिलेबस नहीं पता है मुझे, अभी मत पूछो मेरे से, सिलेबस मुझे नहीं पता है, मैं आज पूछूंगा उसके बाद बता दूंगा। एक मिनट रुको, इसको ठीक कर देता। ठीक है, चलो देखो स्टार्ट करो। हाँ, इसका आंसर जो है ना वो मैं बताता हूं, जो क्वेश्चन था उसका आंसर बता दिया जाए आपको।
उसका जो आंसर है क्वेश्चन का वो देख लो। गिव मी 1 मिनट। आंसर है ए का, है ना, ए का जो आंसर आएगा, ए का मैच कराना, वो क्यू से मैच कराना, बी का पी से मैच कराना, सी का एस से मैच हो रहा है और डी का आर से मैच हो रहा है। ये आंसर है। ए का क्यू, बी का पी, सी का एस, डी का आर। हाँ, कुछ लोगों का सही भी हुआ है, वेरी गुड, है ना, गुड। अब बताओ इसमें कोई कोई डाउट पूछना चाह रहा है? क्यू वाला बता दें, है ना। तो क्यू में क्या था? क्यू में FESCN वाला था, है ना। ओके, FESCN वाला कर लेते हैं। इसको क्या किया गया था? FESCN होल्ड प्राइस वाले को करेंगे तो क्या होएगा? Fe3 प्लस में जाएगा, SO4 2 नेगेटिव में भेज रहा है और NO3 माइनस आयन में भेज रहा है। तो आपको ये दिख रहा होगा कि यार Fe2 प्लस तो है ये, तो 2 प्लस से 3 प्लस में चला गया, तो 1 का ऑक्सीजन नंबर चेंज आ गया, तो वैलेंसी फैक्टर जो Fe की वजह से आएगा वो तो 1 आएगा। लेकिन अपने पास ये भी तो है, अपने पास 2 SCN माइनस आयन है। अब SCN माइनस आयन में क्या हो रहा है, सिचुएशन क्या है कि आप इसको बनाओगे ऐसे करके SCN माइनस आयन को इस तरीके से, हाँ, तो जैसे HSC ऐसे कुछ होगा, इस तरीके से होगा, तो आपका जो H एटम है वो निकल गया होगा, तो इसको नेगेटिव चार्ज क्या गया होगा? दे गया होगा, है ना, इसको नेगेटिव चार्ज दे गया होगा, किसको? सल्फर को। तो ऐसा कुछ रहा होगा। तो सल्फर के पास एक इलेक्ट्रॉन तो ये बाहर से आया है, बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको मैं क्रॉस कर देता हूं। सल्फर के अपने इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? अपने 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से सल्फर एक यूज कर रहा है यहां। अब सल्फर के बचे 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन सल्फर के, एक ये हो गया, है ना। तो जो मैंने सर्किल वाले बनाए हैं, ठीक है ना, ठीक है, वो कैसे हैं? वो सल्फर के इलेक्ट्रॉन है और एक जो क्रॉस करके बनाया वो उसने बाहर से लिया, जिसकी वजह से उसका नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ओके, यहां पे क्या होगा? यहां पे एक तरह से ये कार्बन का डिस्ट्रीब्यूशन है। कार्बन और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? वो कौन है? वो नाइट्रोजन है, वो ले जाएगा। सल्फर और कार्बन में किसको माना? सल्फर और कार्बन में किसको ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव माना? सल्फर को ही माना है, कुछ लोगों ने कार्बन को माना है। कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से किसी को भी मानोगे आंसर सेम ही आएगा। दोनों में से किसी को भी मानोगे आंसर सेम आता है ना, क्योंकि नेट इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट जो आएंगे वो सेम ही आते हैं। दोनों लॉजिक है। वैसे तो इन जनरल सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, लेकिन यहां पे कार्बन sp हाइब्रिडाइज है, तो sp हाइब्रिडाइज कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बढ़ जाती है ना। तो दोनों से पिछले क्लास में जो मैंने ए फेज में जब पढ़ाया था, तो मैंने कार्बन को ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से समझाया हुआ है, ठीक है। आप चाहो तो मैं आपकी बार आपको सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव समझा सकता हूं, दोनों से आंसर सेम आएगा, है ना, दोनों से ही सेम आता है, ठीक है। तो जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होगा? वो sp हाइब्रिडाइज है, तो सल्फर से ज्यादा हो, sp हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी बढ़ जाती है, तो इसलिए क्या होगा? ज्यादा होती है। तो आप ऐसे कर लो, और अगर नहीं भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नेट इलेक्ट्रॉन जो होंगे यहाँ पे, अगर सीधा फंडा ये है कि अगर एक देगा, एक ज्यादा देगा तो दूसरे को लेने हैं, तो सीधा फंडा ये है कि भाई नेट इलेक्ट्रॉन तो उतने ही क्या आएंगे, है ना, एक का बढ़ेगा तो एक का घट जाएगा, वो बात वही रहेगी। तो जैसा, चलो अब इसी को मान लेते हैं, तो कार्बन को ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मान लेते हैं, ऐसे कर दो, ठीक है। बट सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, बट कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज, सो वी आर ट्रीटिंग दैट कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, ये हो रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट में CO2 भी था, प्रोडक्ट में CO2 भी था, तो CO2 भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब हमारा जो सल्फर है, सल्फर क्या होगा? सल्फर में ये आपको दिखाई दे रहा है, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन पहले थे, अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन, तो 0 ऑक्सीडेशन नंबर आ रही है, आ सकती, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर अगर हम बात करें तो इसके लिए क्या करोगे? इसके लिए इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, आप 2 इलेक्ट्रॉन है तो कितने हो जाएंगे? +2 आ जाएगा।
इसके पास कितने थे, 5 थे पहले, अब 8 हो गए हैं, तो -3 आ जाएगा। तो सल्फर का 0 से कहां पहुंचा है, +6 पहुंचा है। और कितने सल्फर है, 2 सल्फर है, तो क्या होगा 0 से +6, तो 6 का चेंज है, लेकिन 2 सल्फर है तो इंटू 2 कर लेना। कार्बन का +2 से कहां पहुंचा है, +4 में पहुंचा है, तो 2 का चेंज है, लेकिन 2 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नाइट्रोजन का -3 से कहां पहुंचा है, +5 पहुंचा है, तो 8 का चेंज है, 8 में लेकिन 2 है, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो बस आप इसको मैनेज कर लो, है ना। तो कितना 33 कितना आ रहा है ये, है ना। तो इसका जो मैच कराया है अपन ने, किसको मैच कराया, क्यू को किससे मैच कराया है, क्यू को मैच कराया है, तो देख लो ऐड करके 33 आना चाहिए, है ना। 16 + 4 20, 20 12 32, 32 और 1 33, ठीक है, आ गया आंसर 33 आ गया, है ना। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। ओके, आगे बढ़े इसमें, बोलो। बी में क्या डाउट है, बी में कहा गया है, बी में क्या डाउट है, बी तो इधर PQR में पूछो, बी में क्या डाउट है, बी तो फिक्स्ड है ना। ए का डाउट, ए में क्या कह रहा है सौरभ कुमार जी, CRI3 वाला है ना। किसको समझ में नहीं आया, अर्पित को क्या हुआ भाई, बैलेंस करके बता दें, बैलेंस करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस करके भी हो जाता है, बैलेंस करके भी हो जाता है, कोई समस्या नहीं है, बैलेंस करके देख लो। FeSCN होल ट्वाइस में Fe3+ है, SO4 -2 है, NO3- आयन है, और CO2 है। तो यहां पर आप देखोगे तो सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन सभी 2-2 हैं, या 1-1 है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पे कितना आ जाएगा, 8 ऑक्सीजन एटम आ जाएगा, 8 ऑक्सीजन एटम यहां हो गए, 6 ऑक्सीजन यहां हो गए, 4 यहां हो गए, 6 4 10 18 हो गए, तो 18 ऑक्सीजन एटम हो गए। तो 18 ऑक्सीजन एटम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 18 H2O लगाना पड़ेगा, ठीक है, 18 H2O। अब यहां पे क्या करना पड़ेगा, यहां पे 36 H+ आयन लगाने पड़ेंगे। ओके, तो 36 H+ आयन लगाने पड़ेंगे। अब 36 H+ आयन के लिए देख लो भाई, 36 H+ आयन में अब आप चार्ज बैलेंस कर लो, तो पहले देखो कितना चार्ज है, तो चार्ज जो यहां से नेगेटिव आ रहा है, वो 4 नेगेटिव ये आ रहा है, और 2 नेगेटिव ये आ रहा है, तो 4 2 6 नेगेटिव आ रहा है, तो 6 नेगेटिव यहां माइनस कर लेना, ये 36+ है, तो -6 कितना बचा, 30 पॉजिटिव, 30 पॉजिटिव वो, 3 पॉजिटिव ये वाला, तो क्या हुआ 33 आ रहा है, तो 33 पॉजिटिव के लिए 33 इलेक्ट्रॉन लगा देना, ये लो हो गया बैलेंस। ठीक है, अच्छा CO3 2 नेगेटिव है क्या, अच्छा CO3 2 नेगेटिव था क्या इसमें, CO3 2 नेगेटिव अगर होगा तो कोई समस्या नहीं है, तो ऑक्सीजन नंबर तो कार्बन का 4 ही आएगा, तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, 33 आंसर आएगा। अगर CO3 2 नेगेटिव भी था, एक मिनट में चेक कर लेता हूं, यस इट इज CO3 2 नेगेटिव, चलो ठीक है, तो ये तो 4 ऑक्सीजन नंबर आएगा, तो चेंज तो सेम आएगा, तो वो तो समस्या नहीं है, 33 आएगा। यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं, यहां पे भी आ जाएगा, मैं यहां पे भी दोबारा चेंज कर देता हूं, गिव मी 1 मिनट, मैं यहां पे भी चेंज कर देता हूं, गिव मी 1 मिनट, यहां पे भी आ जाएगा, सेम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके आ जाएगा ना। तो यहां पे आप 2CO3 2 नेगेटिव कर लेना, अब आपका भाई ऑक्सीजन का नंबर बदल जाएगा, यहां पे 8 ऑक्सीजन है, यहां पे 6 ऑक्सीजन है, और यहां पर भी 6 ऑक्सीजन है, तो 6 और 6 कितने हो गए, यहाँ पे 8 ऑक्सीजन, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन, 6 6 12 8 20 हो गए, कोई बात नहीं, 20 H2O कर दो, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे बोलो, 40 H+ हो जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज देखो, नेगेटिव चार्ज कितना है,
नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कितना आएगा, यहां से -4 ले लेना, यहां से -2 ले लेना, और यहां से -2 ले लेना, तो माइनस कितना, माइनस का 8 हो गया। ठीक है, तो 6 6 और 8, 6 6 12 और 8 20 का 40 H2O। ओके, देन यहां से कितना आएगा, -4 -2, यहाँ पे -4 आएगा। हाँ यार वही गड़बड़ हो रहा था। ठीक है, तो 4 4 8 और 2 10, तो यहाँ पे 10 माइनस कर लेना, तो 30 आ जाएगा प्लस का, ये 30 प्लस का, ये 3 प्लस का, तो कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। अब ठीक है, अब ठीक है, ओके, अभी ठीक आ गया ना, 33 आ गया। तो मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया, बैलेंस करके ही बता दिया और उससे ही बता दिया, दोनों से आपकी क्लास में कंप्लीट हो गया है। अब बताओ, चले आगे, इसको खत्म करें, हो जाएगा, कर लोगे भाई। अर्पित जैन को क्या हो गया, अर्पित जी बोलिए क्या हो गया, अर्पित। सर मुझे समझ में नहीं आया सर पहला वाला मेथड, सर दूसरा वाला मेथड तो समझ में आ गया सर। पहले वाले मेथड में क्या समस्या है, कहां नहीं आ रहा है आपको समझ में? सर FE+2 का FE+3 में जाने पे वन वैलेंसी फैक्टर बढ़ा, फिर 6 × 2 किस लिए किया सर, वो समझ में नहीं आ रहा है। आगे के फैक्टर कैसे आए ये नहीं ये बता पा तुमको रहा। निकालना आ रहा है, ऑक्सीजन नंबर निकालना आ रहा है? यस सर ये तो आ रहा है। हाँ, तो फिर जीरो, ये सल्फर किस स्टेट में आ रहा है, जीरो में है? यस सर। यहाँ किस में गया, 6+6 में। कितना चेंज हुआ? 12 का 6 × 2। 6 का चेंज हुआ, और कितने एटम है सल्फर के, वो 2। 2 है, तो 6 × 2 हो गया। ठीक है, कार्बन का भी ऐसे ही हो जाएगा और इसका भी वैसे ही हो जाएगा, ×2 इसीलिए होता जा रहा है, ऐड करना 33 हो जाएगा। ओके, चलो बाकी आप अपने आप कर लेना, हो जाएगा, बाकी आसान है ना, कर लो। आगे बढ़ते हैं, इसमें नेक्स्ट हेडिंग करोगे आप लोग, और वो है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, है ना, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, हेडिंग करो। डाउट क्या है, यस पूछो क्या हुआ। हाँ, थोड़ा सा बैलेंसिंग जो है ना कर लेते हैं, आपको पढ़ाया जा चुका है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अरे पिछली क्लास में जो हुआ था उसको देख ले विकास बाबू, यूट्यूब पे देख लो, है ना, अभी ये आज की क्लास पे फोकस करो, जब पिछला नहीं किया है। तो बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, बेसिकली एक आपको पढ़ाया गया होगा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड पढ़ाया गया होगा, है ना, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड आपको बताया गया होगा, जब आपने पहले पढ़ा था 11th में पढ़ा था, है ना, तो वो पढ़ाया गया होगा। ये जो वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेशन आपने सीखा है ना, वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेशन आपने सीखा है, अपनी क्लास में वो नहीं हुआ है क्या अभी, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का वैलेंसी फैक्टर हुआ था क्या? नहीं हुआ है ना, अभी डिस्कस, चलो अभी इसी के साथ डिस्कस कर लेंगे।
अभी डिस्कस करते हैं, उसको भी डिस्कस कर लेंगे, इसी के कंटिन्यूशन में कर लेंगे ना, इसी के साथ कर लेंगे, दिक्कत नहीं हो जाएगा, उसी को बीच में ले आएंगे कहीं पे। तो बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा, हम लोग बेसिकली आपको मीडियम दो दिए जाते हैं, एक मीडियम होता है एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम में आप H+ आयन और H2O यूज कर सकते हैं, और दूसरा होता है बेसिक मीडियम, इसमें आप OH आयन और H2O यूज कर सकते हैं, इस तरीके से, है ना, इनको यूज कर सकते हैं। ना अगर हम आपसे एक रिएक्शन देता हूं और आप उससे बैलेंस करो, ये रिएक्शन है आपके पास, रिएक्शन है MnO4 माइनस आयन C2O4 2 नेगेटिव से के साथ रिएक्ट करके Mn2+ बनाता है और CO2 बनाता है, ऐसे है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसका वैलेंसी फैक्टर लिखना है, +7 से कहां जा रहा है, +2 में जा रहा है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 5 आएगा। इसका +3 से कहां जा रहा है, +4 में जा रहा है, तो इसका 3 से कितना आएगा, 4 में गया, 1 का चेंज है, लेकिन 2 एटम है तो कितना चेंज हो जाएगा, 2 का चेंज हो जाएगा। दोनों के जब वैलेंसी फैक्टर निकाल लेना तो क्या करने ला, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ऐसे इस तरीके से जो है ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, ओके। तो यहां पे क्या कर लेना, यहां पे 2MnO4 माइनस आयन प्लस 5 C2O4 माइनस 2, इस तरीके से हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई करना, 5 उधर मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब ये जो 2 था ये क्या होगा, 2 जो होगा वो क्या होगा, 2Mn2+ होगा, और ये जो यहाँ पे क्योंकि 2 था 2 Mn थे तो अपने को Mn भी 2 करने पड़ेंगे। कार्बन यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, 10 दिख रहे हैं, तो यहां पर भी 10 कार्बन करने पड़ेंगे, तो 10 मल्टीप्लाई करना CO2 में। तो अभी जो ऑक्सीजन को छोड़कर जो दूसरे एटम्स हैं वो बैलेंस हो गए हैं, Mn बैलेंस हो गया है और कार्बन बैलेंस हो गया है दोनों को। अब आ रही है ऑक्सीजन एटम की, तो ऑक्सीजन एटम इसका तो बैलेंस हो गया, देखो 5 × 4 20 और 10 × 2 20, ये बैलेंस हो गया है। अब बैलेंस किसका नहीं हुआ, इसका ही हुआ है ना। कितने ऑक्सीजन एटम है, 8 ऑक्सीजन एटम है। अब मीडियम कैसा है, मीडियम एसिडिक है, कभी कभी मीडियम स्पेसिफाई नहीं होता है, तो भी आपको समझना चाहिए कि यहां पे जो Mn, यहां पर जो +7 से +2 जा रहा है Mn, या यहां पे एक एसिडिक ऑक्साइड CO2 बन रहा है, ये सबसे भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे ये मीडियम कैसा होगा, एसिडिक होगा, या फिर यहाँ लिखा हुआ मिलेगा, ना भी लिखा हुआ मिले तो आपको खुद समझना पड़ेगा, ओके। तो मीडियम है एसिडिक, और यहाँ पे 8 ऑक्सीजन एटम ज्यादा हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे 8H2O, है ना, 8H2O लगाएंगे, ओके। और उसके बाद यहाँ पे 16H+ हैं, एटम ज्यादा हैं, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 16H+ कर देंगे। चार्ज अपने आप बैलेंस हो जाता है इस मेथड में, इस मेथड में चार्ज अपने आप बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो इस मेथड में कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हुए हैं वो देख लो आप, कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हुए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर 5 मोल, ये वैलेंसी फैक्टर जो 5 है, ये क्या बताता है कि इसके 1 मोल से कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे, 5। इसके 1 मोल से 5, यही था वैलेंसी फैक्टर का डेफिनेशन, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है, फॉर 1 मोल सब्सटेंस। तो 1 मोल सब्सटेंस से 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे, तो यहाँ पे कितने मोल रिएक्ट कर रहा है, 2 मोल रिएक्ट कर रहा है, सो दैट्स व्हाई 10 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे, है ना। और यहां पर भी आप ऐसे कर सकते हैं कि इसके 1 मोल्स के लिए कितना आता, 2 आ रहा है, तो 5 मोल के लिए 10 आएगा, तो जो n कैंसिल आउट होगा, n की वैल्यू जो आती है वो यहाँ पे 10 आएगी, है ना। ये कहां पे यूज होगा, जो आप नट्स इक्वेशन यूज करते थे ना, E सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई n log ऑफ Q, तो ये जो n का वैल्यू लिखा जाएगा वो यही वाला लिखा जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होंगे वो आपका n का वैल्यू लिखा जाता है। तो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैलेंसी फैक्टर जो है ना वो आपकी हेल्प कर देता है, और आप इस तरीके से काम कर सकते हो, ठीक है।
ठीक है, आ गया समझ में? नोट कर लो सब लोग, नोट हो जाए तो बताओ मुझे, हटा दूं मैं? नोट हो गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इस पर एक और क्वेश्चन करेंगे। ये मेथड कैसे आता है ये समझ में आ जाएगा। ये मेथड कैसे आता है, अगर आप इसको अलग अलग बैलेंस करते हैं, एन की वैल्यू 10 कैसे आएगी? एन की वैल्यू आप ऐसे समझ लो कि इसके 1 मोल के लिए, इसके 1 मोल के लिए कितना ट्रांसफर आ रहा था, वैलेंसी फैक्टर कितना, 5 आ रहा था, है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई करने का कोई लॉजिक है? हाँ, वो लॉजिक मैं आपको बता देता हूं। आपने जब इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस किया होगा तो अलग अलग करके बैलेंस किया होगा। आपने ऑक्सीडेशन वाले को अलग बैलेंस किया होगा, आपने MnO4 माइनस आयन को और Mn2 प्लस को ये एक अलग हाफ बनाया होगा, इसको आपसे अलग बैलेंस किया होगा। Mn बैलेंस हुआ होगा, 4 ऑक्सीजन के लिए आपने यहाँ पे 4 H2O लगाए होंगे, यहाँ पे आपने 8 H प्लस आयन लगाए होंगे और यहाँ पे आपने 5 इलेक्ट्रॉन भी लगाए होंगे। बोलो, ये किया था? ये पहला रिएक्शन आपने ऐसे बैलेंस किया होगा। दूसरा रिएक्शन जो आपको दिया गया था C2O4 2 नेगेटिव वाला से CO2, तो आप पहले कार्बन बैलेंस करोगे, 2 कार्बन है, एक ही कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो आपने 2 मल्टीप्लाई किया होगा। लेकिन 2 मल्टीप्लाई करने का एक फायदा ये भी हो गया कि ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो गया, 4O एटम 4O एटम। फिर आपने क्या किया होगा, आपने 2 इलेक्ट्रॉन ये लिखे होंगे। ये जो आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं ना, 2, और ये जो वैलेंसी फैक्टर 2 दिखाई दे रहा है, ये सेम है, ये सेम है। यहां पे जो आपको 5 दिखाई दे रहा है और यहां पे जो आपको 5 दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये सेम है। ऋतिक, बात समझ में आ रही है? हाँ, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब आपको क्या सिखाया गया था कि नेट चार्ज बैलेंस करना, यही सिखाया गया था, नेट चार्ज बैलेंस करने के लिए। तो आप क्या करते थे, ये आपका सेकंड रिएक्शन था। इस रिएक्शन को जब आप ऐड करते थे तो पहली रिएक्शन में क्या मल्टीप्लाई करते थे? पहली रिएक्शन में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, बोलो? 2, यस और नो। और दूसरी रिएक्शन में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे? तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो रहा है यार, ये वाला 2 आप इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हो और वो वाला 5 आप इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई एक तरह से क्या है, हाँ बिल्कुल शॉर्टकट ही है ना? यही हो जाएगा, है ना? यस, ये जो है ना, इसीलिए तो पिछले क्लास में मैंने वैलेंसी फैक्टर का आपको नया डेफिनेशन बताया था। मैंने वैलेंसी फैक्टर को आपका नया क्या बताया था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर मोल ऑफ सब्सटेंस। यहां देखो, इस यहां 1 मोल है या नहीं है KMnO4, इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं, तो इसका तो वैलेंसी फैक्टर 5 ही है यार। तो ये वाला जो 5 है नंबर है, ये वाला 5 नंबर से ही आता है। इसके 1 मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है? 2। तो कितना लिखोगे? 2 लिखोगे ना, ये 2 और ये 2 सेम ही है। उसके बाद हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते। तो ये जो मेथड है ना, यूं और यूं क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला, वो इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग का ही मेथड है। ये इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग का ही मेथड है, ठीक है? हाँ बिल्कुल, 1 मोल के लिए 5 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, यहां पे 2 मोल यूज हो रहा है, तो 10 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, बस हो गया। किसी एक को देख लो ना भाई। आप एक बात बताओ, रिडॉक्स रिएक्शन में, रिडॉक्स रिएक्शन आपने कहां पे देखी थी प्रैक्टिकली, अपनी आंखों से कहां पे देखी थी? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखी थी। एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पर होता है रिडक्शन, ये आपने देखा था। ओके, अब आपसे अगर मैं ये कहूं कि मुझे एक रिडॉक्स रिएक्शन को रोकना है, तो मुझे ऑक्सीडेशन पहले रोकना चाहिए, रिडक्शन पहले रोकना चाहिए? आपको समझ में आ जाए, कुछ चीजें मैं समझाऊंगा। तो एक रिडॉक्स रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए हमें ऑक्सीडेशन रोकना चाहिए, रिडक्शन? ऑक्सीडेशन रोकना चाहिए। क्यों रोकना चाहिए? क्योंकि रिडक्शन के लिए जो इलेक्ट्रॉन चाहिए वो देने वाला कौन है? वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से जो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं वही इलेक्ट्रॉन रिडक्शन में जाते हैं। ये प्रोसेस कौन सा है? ये ऑक्सीडेशन है। ये प्रोसेस कौन सा? रिडक्शन है। क्या ऐसा हो सकता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, क्योंकि जितने ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उतने ही रिडक्शन को मिलते हैं, ना कम ना ज्यादा। अब आपको दिख रहा है कि यार यहां ऑक्सीडेशन से 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं और यहां 5 हो रहे हैं,
तो दोनों तरफ इक्वल करना है। तो आपने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीडेशन ने 10 इलेक्ट्रॉन दिए, और रिडक्शन वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया तो पता चला रिडक्शन वाले को 10 मिले, है ना। तो इस तरीके से आएगा। यस निखिल, क्या हुआ बोलो, निखिल क्या कह रहे हो? सर ऐसे भी तो हो सकता है सर, ये n का मतलब ये भी तो हो सकता है सर कि प्रोडक्ट ऑफ वैलेंसी फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ वैलेंसी फैक्टर हमेशा नहीं आता है, अच्छा हमेशा नहीं आता सर। हमेशा नहीं बैठेगा। प्रोडक्ट ऑफ वैलेंसी फैक्टर हमेशा नहीं बैठेगा, है ना, यस सर। हमेशा नहीं बैठेगा। तो आपको क्या करना है, आपको ऑक्सीडेशन पे फोकस रखना है कि यार, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगा, तो उसी के इलेक्ट्रॉन नेट कैंसिल होंगे या नहीं होंगे बोलो? यस सर, वही जो तो आप ऑक्सीडेशन वाले फोकस कर लेना कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पे कर लो, एक ही बात। मुझे तुमको जिस पे भी करना, जैसे मैंने यहां करूंगा तो यहाँ पे आपको पता है इसमें 2 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थे, 5 मोल लेट कर रहा है 10 हो जाएगा। इसमें 5 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर था, 2 मोल लेट कर रहा है 10 हो जाएगा। ऐसे करके कर लो। नहीं प्रोडक्ट, हाँ ये कर सकते हैं, हाँ वैलेंसी फैक्टर इनटू कोफिशिएंट, हाँ ये मैं मान सकता हूँ। ये किसी ने लिखा, किसने लिखा था, नाम नहीं लिखा, UWE कुछ है। इन्होंने ये कहा कि सर जो है ना, आप ऐसा कर सकते हैं क्या कि वैलेंसी फैक्टर इनटू कोफिशिएंट, हाँ ये चलेगा। क्योंकि वैलेंसी फैक्टर कितने मोल के लिए होता है निखिल? वैलेंसी फैक्टर कितने मोल के लिए होता है? 1 मोल के लिए होता है। अब जितना कोफिशिएंट होगा उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर लेना, तो आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट। मैं आगे बढ़ू? हो गया मेरे ख्याल से, मैंने समझा दिया है, ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं, इसके पीछे लॉजिक समझ में आ गया। ये क्रॉस मल्टीप्लाई का लॉजिक समझ में आ गया, क्या ट्रिक अप्लाई है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को मॉडिफाई करके यहां लेकर आया हूं, है ना, समझ में आ गया सबको? ठीक है, डन, ठीक है, ओके, सुपर क्लियर, गुड गुड गुड। आगे बढ़ते हैं, है ना, इसमें आगे बढ़ेंगे। नोट कर लिया होगा आपने। एक क्वेश्चन आपको और देता हूं और हम लोग और करेंगे। कौन सी मेथड बेस्ट है आपके लिए? आपके लिए जो है ना, ये वाला जो मेथड है, ये थोड़ा जल्दी कर देगा। छोटी मोटी इक्वेशन है, कुछ मिस्टेक भी होती है, कुछ गलतियां भी होती है कभी कभी, लेकिन थोड़ी सी जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती जाएगी। जैसे मैं आपको एक रिएक्शन देता हूं, MnO4 माइनस आयन का रिएक्शन H2O2 से कराते हैं, तो आपको पता है ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4। तो ये क्या करेगा, ये -1 से इसको कहां भेजेगा, O2 में भेजेगा, और खुद चला जाएगा Mn2+ में, मीडियम एसिडिक है। अब आप इसको करोगे बैलेंस, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा KMnO4 का, बताओ? मेरे ख्याल से सबको पता है 5 आएगा। इसका कितना आएगा O2 का, H2O2 का बोलो, H2O2 का कितना आएगा? ठीक है, H2O2 का आएगा। एनसीईआरटी में सेकंड चैप्टर, एनसीईआरटी में शायद पहला या 11th की एनसीईआरटी का जो सेकंड पार्ट है उसमें दे रखा है रेडॉक्स, है ना, वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का ये, है ना। तो ये 2 आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, इसको यहां मल्टीप्लाई करोगे, इसको यहां मल्टीप्लाई करोगे, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा MnO4 माइनस आयन और 5H2O2, ठीक है। यहां पे आएगा O2 प्लस Mn, 2+। Mn में कितना है, 2 Mn है, तो 2 मल्टीप्लाई कर दो। अब यहां ऑक्सीजन कितने हैं, यहां पे 8 ऑक्सीजन एटम है, और यहां पे कितने ऑक्सीजन एटम है, 10 है। तो टोटल ऑक्सीजन एटम कितने हो गए, 18। तो यहां O पे कितना मल्टीप्लाई किया जाए, O में कितना मल्टीप्लाई किया जाए, 9, है ना। O में कितना होगा, 9 मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हमने 9 मल्टीप्लाई कर दिया O में, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर हमने O में 9 मल्टीप्लाई किया तो गलत हो जाएगा। कितना मल्टीप्लाई करना चाहिए? राजू का आंसर आया, है ना, राजकुमार, है ना, क्या आंसर आया, कितना मल्टीप्लाई करोगे? 5 मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो कैसे हुआ, -1 से कहां गया है, वैलेंसी फैक्टर ये भी नहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, -1 से 0 में गया है, 1 का चेंज है, 2 ऑक्सीजन आइटम है तो 2 का चेंज आ जाएगा, है ना, 2 क्या आ जाएगा, ठीक है। तो -1 से 0 में गया, 1 का चेंज है, और 2 एटम के लिए 2 का चेंज आ जाएगा, ऐसे कर लो, ओके। हाँ, एन के बारे में भी बताते हैं, तो अभी एन काफी डिस्कस होगा आज की क्लास में। अब मैंने 9 से क्यों मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, उसका रीजन क्या है कि इस क्वेश्चन में
इस क्वेश्चन में जो O2 बनाने की जिम्मेदारी है वो किसकी है? O2 बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? वो H2O2 से ही आया था यार। हाँ, और H2O2 का एक पार्टिकल एक ही O2 दे सकता है। आई रिपीट, H2O2 का एक पार्टिकल एक ही O2 दे सकता है, इसीलिए 5H2O2 से आपको 5O2 मिलेंगे। ये अब ये थोड़ा एक्स्ट्रा लॉजिक आपको लगाना पड़ा, वरना क्या होगा, गलत कर जाओगे। तो ये सब छोटी मोटी थोड़ी सी डिफिकल्टी रहती है। और वैसे जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करता कोई स्टूडेंट, तो वो क्या करता, वो करता MnO4 माइनस आयन को Mn2 प्लस में भेजता और H2O2 को O2 में भेजता, तो उससे गलत होने के चांस ही खत्म हो गए। ऐसे आधा आधा बैलेंस करता ना, तो उसके चांस खत्म हो गए। और इसमें थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत रहती है ना। ऑब्वियस सी बात है, शॉर्टकट मारोगे तो क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान दे के काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये रहता है। तो ये बैलेंस इस तरीके से हो जाता है ना। अब क्या करोगे, यहाँ पे इसमें जो H2O2 है मैंने बैलेंस कर लिया। अब मेरे पास है ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम ये कितने हैं, यहाँ पे 8 ऑक्सीजन एटम है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 8H2O लगा दूंगा, है ना, 8H2O लगा दूंगा। इधर क्या करूंगा, इधर मेरे पास 16H ज्यादा आ गए, लेकिन यहां मेरे पास 10H एटम ऑलरेडी पहले से है। ठीक है, तो मैं यहां पे केवल 6H प्लस आयन लगाऊंगा बस। इस तरीके से हमारा बैलेंस हो गया। ओके, क्या हमारे स्टूडेंट N का वैल्यू बता सकते हैं? N कितना आएगा, नट्स इक्वेशन वाला N, नट्स इक्वेशन वाला N कितना आएगा? 10 आएगा, है ना। आया 10, आ रहा है बात समझ में कैसे? ये देख लो, MnO4 माइनस आयन का कितना था वैलेंसी फैक्टर, 5 था। तो 1 मोल MnO4 माइनस आयन के लिए 5 मोल का ट्रांसफर था, 5 मोल का। हमारे पास 2 मोल MnO4 यूज हो रहा है, सो 10 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। मतलब 10 मोल 10 मोल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन वाला देगा और रिडक्शन वाला 10 मोल लेगा, है ना। वो यहां से भी प्रूव होता है कि वैलेंसी फैक्टर 2 का मीनिंग क्या हुआ कि H2O2 के 1 मोल ले, H2O2 के 1 मोल ले 2 मोल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया हुआ है, इसलिए क्या होगा, 5 मोल से 10 का आंसर आ जाएगा। अब ठीक है, आप समझ में आ गया यार। N बता तो रहा हूं, तुम लोग अभी N तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या, पता नहीं। सौरभ, N का वैल्यू देखो ना यार, ये नहीं समझ में आ रहा है, 2 और 5 समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये 2 और 5 समझ में नहीं आ रहा है तो N समझ में नहीं आ सकता है ना। ये 2 का मतलब क्या है, 1 मोल H2O2 विल गिव यू 2 मोल इलेक्ट्रॉन, ये इस 2 का मतलब है। ये 5 मोल H2O2 यूज हो रहा है, तो 1 मोल से 2 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 5 मोल से 10 मोल। यहां पे इसका क्या मतलब है, 1 मोल KMnO4 5 मोल इलेक्ट्रॉन देगा, यहां पे 2 मोल KMnO4 यूज हो रहा है, 10 होगा। कहीं से भी देख लो 10 हो जाएगा। ठीक है, अब आ गया समझ में। क्या हुआ निखिल, आपके हैंड रेस क्यों है? माई नेम इज खान कौन है भाई, बताओ। सर वो पिछला ही हैंड रेस था सर, डाउट क्लियर हो गया। ओके, RN, वो एग्जाम्पल कराएं जिसमें वैलेंसी फैक्टर का प्रोडक्ट ना हो, है ना। ठीक है, 5 वाला एक बार फिर बता दो। N will be same for all reactant, yes, N will be same for all reactant, बिल्कुल सही है। N जो है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट जो होगा वो सभी के लिए सेम ही आएगा, है ना, वो सेम आएगा, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है, सही है ये बात बिल्कुल ठीक है। सर MnO4 वाला क्वेश्चन इलेक्ट्रो का कराया था, उसमें N की वैल्यू 5 बताया था सर ने। वो सर ने कैसे 5 बताया होगा, उन्होंने केवल आधा सॉल्व किया होगा, कंप्लीट सॉल्व नहीं किया होगा। उन्होंने केवल, जो सर ने समझाया होगा, उन्होंने केवल क्या समझाया होगा, उन्होंने केवल ये समझाया होगा Mn2 प्लस ऐसे करके समझाया होगा, 4H2O 8H प्लस और यहाँ पे 5 लिखा होगा। तो अब तो यहाँ इस वाले केस में इसके 1 मोल में, तो इसमें कितने, यहाँ पे तो आप जब नट्स इक्वेशन लगाओगे, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई N, तो यहाँ जो N होगा वो तो अब तो यहाँ 5 ही आएगा ना। तो आपके सर ने ये बताया होगा, समझे सर रोहित ना। सर हाँ
हमें ये पता होना चाहिए कि H2O2 केवल एक O2 देता है, कि इसका भी कोई लॉजिक है सर? नहीं नहीं, कोई लॉजिक नहीं, H2 इज गोइंग टू बी O2 यार, O2 दिख तो रहा है, दो एटम दिख ही रहा है, सर ठीक है। ओके, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक और क्वेश्चन कराते हैं आपको। अब इसमें क्या करना, इसमें जैसे ये है Cr2O7 2 नेगेटिव है, इसका रिएक्शन मैं ऑक्सलेट आयन के साथ करा देता हूं, या H2 के साथ कैसे भी करा लो, एक मुझे कॉन्सेप्ट समझाना जो आप लोग पूछ रहे हो लगातार, ये हो जाएगा। ओके, नाउ गिव द वैलेंसी फैक्टर ऑफ दिस कंपाउंड, कितना आएगा? Cr2O7 2 नेगेटिव कितना आएगा? 6 + 6। हाँ, कितना आएगा? 6 आएगा। इसका कितना आएगा बोलो? 2 आएगा। अब क्या करूं? क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन यहां पे आप क्या है कि यहां 6 और 2 है ना, तो इससे बेटर है कि आप रेशियो ले लो, बिकॉज ये डिवाइड हो सकते हैं। तो 6:2 जो 2 है, उसको बेटर है कि आप 3:1 कर लो, 3:1 है ना, 3:1 कर लो, बिकॉज यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, बाद में आप ओवरऑल रिएक्शन को 2 से डिवाइड करोगे, उससे है ना, उससे हमें क्या होगा, 2 और 6 का इस तरीके। हाँ बोलो, क्या हुआ? तो इस तरीके से क्या होगा, ये 2 से आ जाएगा, ठीक है, यहां से आएगा, तो उससे बेटर है कि ये ना लेकर हम लोग क्या करें, हम लोग 6 और 3 ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 6 और 2 की जगह पे मैं क्या कर रहा हूं, इसको ना लेकर इसको नहीं लेता हूं, तो यहां पर हो जाएगा 3 और यहां पे हो जाएगा 1, तो ये 1 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3 C2O4 2 नेगेटिव। सर C2O4 का सर 3 आएगा ना सर वैलेंसी फैक्टर? C2O4 का 3 आएगा वैलेंसी फैक्टर सर। ये किसने कहा अभी तक? तो अभी इससे पहले तो 2 आ रहा था। +3 से +4 में जाएगा ना, 1 का चेन, 2 के लिए 2 का चेन, ठीक है। अब ये जो क्रोमियम 3+ है, और यहाँ पे क्या आएगा, CO2 आएगा, तो यहाँ पे 2 क्रोमियम है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 6 कार्बन है, तो 6 मल्टीप्लाई कर दो। ओके, अब बारी है इनका, तो बैलेंस हो गया, इसके ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो, यहाँ पे 7H2O कर दो, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14H+ हो जाएगा। इसमें कितने मोल इलेक्ट्रॉन, इसमें n की वैल्यू क्या आएगी बताओ, n की वैल्यू क्या आएगी इसमें? हाँ, ज्यादातर लोगों का आंसर आ गया, 6 आएगा। क्या यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आ रहा है? क्या यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे? नहीं आएगा ना, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे ध्यान दो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे ध्यान दो, है ना, उससे हिसाब से चलेगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे ध्यान दो। क्लियर है? तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, और इसके 1 मोल से कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आए थे? 6, तो 6 ही आएगा। या इसके देख लो, इसके 2 मोल, यहाँ पे 2 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थे यहाँ पे, तो इंटू 3 करना, तो क्या आ जाएगा, है ना, 6 आ जाएगा। एन की वैल्यू यहाँ पे 6 आ जाएगी। वैलेंसी फैक्टर 6 कैसे आया? हे भगवान, अभी भी तुम लोग स्ट्रगल कर रहे हो। यहाँ पे +6 ऑक्सीजन नंबर था, +6 से +3 जा रहा है, 3 का चेंज है, 2 क्रोमियम है, 6 का चेंज हो जाएगा, 2 क्रोमियम है, 6 का चेंज आ जाएगा, ठीक है। वैलेंसी फैक्टर एन फैक्टर सेम है, बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लो वैलेंसी फैक्टर, है ना, इस तरीके से रहेगा। आगे बात करते हैं, है ना, ठीक है। ओके, नाउ कुछ बच्चे मजे ले रहे हैं, मजे फिर लो, और क्या है, बढ़िया है, फिर एग्जाम में तुम्हें मजे आ जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं, और हम लोग नेक्स्ट हेडिंग लिखो, वैलेंसी फैक्टर इन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन।
वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेशन इन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, फिर उसको भी बैलेंस कराते हैं ना। लिखो वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेशन इन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, है ना। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन तो समझते हैं सब लोग क्लास में, है ना, अभी तो सॉल्ट एनालिसिस वगैरह भी पढ़ा ही था। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें दोनों एक मतलब ऑक्सीजन रिडक्शन दोनों होगा। तो ज्यादातर बेसिक मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। तो जैसे ये बेसिक मीडियम हो गया, ये Cl माइनस आयन में जा रहा है, ये ClO3 माइनस आयन में जा रहा है। तो वैलेंसी फैक्टर निकालने का जो तरीका, जो फॉर्मूला है वो है N1N2 अपॉन N1 प्लस N2। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखो, है ना। अब कहोगे सर इसमें N1 क्या है, तो इसमें जो N1 है वो है टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, टोटल चेंज ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। और जो N2 है वो क्या है, वो भी है टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल इन रिडक्शन रिएक्शन, है ना। टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन में और रिडक्शन रिएक्शन में, ठीक है। ये N1 और N2 का मतलब हो गया। अब आप क्या करो, क्लोरीन के लिए N1 N2 की कैलकुलेशन करो। देखो कहां पे उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है Cl2 का और कहां पे रिडक्शन हो रहा है। तो N1 और N2 की वैल्यूज आप निकाल के दो कि N1 और N2 कितना आएगा। N1 और N2 जो है ना वो कितना आएगा, उस पर अपन काम करें, ठीक है। तो जब आप इधर चलोगे तो यहां पे क्या होगा, 0 है, ये -1 है, तो ये आपका रिडक्शन है। यहां से यहां जाओगे तो ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा, +5 है। तो N1 की अगर बात करें तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है, 0 से +5 जा रहा है, 5 का चेंज है, लेकिन आपको पर मॉलिक्यूल निकालना है। एक मॉलिक्यूल में दो Cl एटम है, तो ये हो जाएगा 2 × 5, दैट बिकम 10। ऐसे ही आप N2 निकालोगे तो 0 से -1 जा रहा है, एक का चेंज है, लेकिन क्लोरीन एटम में 2 है, यहां पे Cl2 में × 2 करना, 2 आ जाएगा। अब आप N1 N2 यहां रख दो तो क्या होगा, 2 × 10 डिवाइड बाई 2 + 10, तो ये हो जाएगा 20/12। 20/12 का मतलब हो गया 5/3। सो वैलेंसी फैक्टर बिकम 5/3। दिस इज द वैलेंसी फैक्टर। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ, है ना, इसका मीनिंग क्या हुआ, है ना। हाँ, फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ, फॉर्मूला वैसे ही ड्राइव हुआ जैसे मैंने अभी वो किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया था ना, उसी यहां पे N1 यहां पे N2 दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो इसका कोफिशिएंट N1 + N2 हो जाएगा, नेट डिवाइड कर देना, वैसे ही आ रहा है। जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट किए थे ना अभी, उसी से फॉर्मूला बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप फॉर्मूला ध्यान रखो, ड्राइव हो जाता है, आसान है ड्राइव डेरिवेशन। तो ये 5/3 का मतलब क्या है कि 1 मोल Cl2 जब डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा तो 5/3 मोल्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। कॉपी में मेंशन करना हो तो मेंशन कर लो। इसका मीनिंग ये है कि when 1 mole Cl2 is going to be reacted, there will be a transfer of 5/3 moles of electron। ये इसका फिजिकल मीनिंग है। ओके, इस तरीके से रहेगा। नाउ कुछ और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हम आपको देते हैं, जैसे ये आपने पढ़ा था, फेमस था, P4 सॉलिड का जो रिएक्शन था बेसिक मीडियम में, वो क्या था, ये PS3 बनाता था और क्या बनाता था, हाँ ये बनाता था H2PO2 माइनस आयन, ये बनाता था। ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है बेसिक मीडियम में। जरा आप मुझे P4 का वैलेंसी फैक्टर निकाल के दिखाओ, P4 का वैलेंसी फैक्टर निकाल के दिखाओ, P4 का।
स्टेप 3 वापस से समझाओ, मतलब स्टेप 3 का क्या मतलब है? स्टेप 3 का क्या मीनिंग है, बोलो। कौन सा स्टेप 3 जानना चाह रहे हो? भाई N1 तो समझ में आ गया होगा, 0 से +5 गए, 0 से +5 गए, 0 से तो 5 का चेंज हुआ है, लेकिन 2 Cl एटम है तो 10 का चेंज हुआ है। 0 से -1 गए, 1 का चेंज हुआ है, लेकिन 2 है तो 2 का चेंज है। ये पुट कर दिया N1 N2 अपॉन N1 + N2, ये 20/12 आ गया, ठीक है। 4 से डिवाइड किया, 5/3 आ गया। इसका फिजिकल मीनिंग क्या है कि 1 मोल Cl2 जब रिएक्ट करेगा तो 5/3 मोल्स इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, इस तरीके से आएगा। तो वैलेंसी फैक्टर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है ना, ठीक है। तो 3 कैसे आ रहा है देख लेते हैं भाई। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे कितना है? -3 है। यहाँ पे कितना आ रहा है? +1 आ रहा है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों काम में आ रहे हैं, है ना। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है ना वो दोनों आ रहा है ना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही आ रहा है। तो इसमें जो n का वैल्यू आएगा कितना आएगा बोलो? n का वैल्यू 0 से +1 जा रहा है, 1 का चेंज है, लेकिन 4 एटम है तो इंटू 4 करना तो 4 आ जाएगा। ये रिडक्शन में क्या होगा? 0 से -3 जा रहा है तो 3 का चेंज है, लेकिन 4 एटम है तो कितना हो जाएगा? 4, तो 12 आ जाएगा। अब आप लगाओ वैलेंसी फैक्टर का फॉर्मूला, क्या? N1 N2 अपॉन N1 + N2, ये फॉर्मूला लगाओ। N1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? N1 की वैल्यू आएगी 4, और 4 × 12 आ जाएगा, अपॉन 4 + 12 आ जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा 48/16, दैट बिकम 3। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग ये होगा, इसके 1 मोल से कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे? 3 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे। ऐसे करोगे, कर पाओगे आप लोग? हाँ, H2PO2 पे -1 होगा ना चार्ज, ठीक पे? क्या दिक्कत है? ये -1 लिखा तो है, ये -1 लिखा है, ठीक है। हो गया। तो अब इसकी करते हैं बैलेंसिंग। क्या करेंगे? इसकी करेंगे बैलेंसिंग, है ना। तो ये कौन सा मीडियम दिख रहा है आपको? यहाँ पे मीडियम कौन सा दिख रहा है? दोनों जगह पे मीडियम कौन सा दिख रहा है? बेसिक दिख रहा है ना। हाँ, नहीं नहीं, ज्यादातर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन जो है ना वो बेसिक मीडियम में ही होती है। ज्यादातर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बेसिक मीडियम में ही होती है ना। एसिडिक मीडियम में आपको देखने को नहीं मिलेगा, मोस्टली नहीं मिलेगा आपको। बेसिक मीडियम में ही डिस्प्रपोर्शनेशन जो है ना वो देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और इसके केस में क्या करते हैं कि बैलेंसिंग करते हैं। इसको देखते हैं बैलेंस करके क्या आएगा, तो उससे चलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? Cl2 को बैलेंस करते हैं। Cl2 + OH- आयन से क्या बनेगा? Cl- आयन और ClO3- आयन, ये बनेगा। ये तो क्या है? ये तो मीडियम देने के लिए है। ये तो ऑक्सीडेशन नंबर में पार्टिसिपेट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये केवल मीडियम दे रहा है। क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हो कि OH आयन में कभी भी आप ऐसे मत करना कि इसका वैलेंसी फैक्टर निकालो, इसका निकालो और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो? ये गलत हो जाएगा, होगा नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मैं ये बात आपको समझाना चाह रहा हूं कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में आपके पास रिएक्टेंट कितने होंगे। हाँ, रियलिटी ये है कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में आपके पास जो रिएक्टेंट होगा वो एक ही होगा। यू हैव ओनली वन रिएक्टेंट। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में यू हैव ओनली वन रिएक्टेंट। तो जो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला सिस्टम है वो यहां नहीं चल पाएगा फ्रॉम द रिएक्टेंट साइड, बट इन द प्रोडक्ट साइड यू हैव टू प्रोडक्ट, वन फॉर ऑक्सीडेशन एंड वन फॉर रिडक्शन। तो आप प्रोडक्ट से बैलेंस कर सकते हो, है ना, प्रोडक्ट से बैलेंस कर सकते हो। तो यहां पे क्या होगा? यहां पे प्रोडक्ट से साइड से आप बैलेंसी फैक्टर लिखो, ये 0 है, ये -1 है, ये +5 है, तो इनके बैलेंसी फैक्टर लिखो। तो इसका बैलेंसी फैक्टर कितना आएगा बोलो? 1 आएगा, और इसका कितना आएगा बोलो? 5 आएगा। -1 से 0, 1 का, यहाँ पे 1 ही एटम है, 2 मल्टीप्लाई मत कर देना, वो Cl2 में था, Cl में एक ही है। यहाँ पे +5 से 0, तो यहाँ पे 5 आएगा, एक ही एटम है यहाँ पे।
अब आप क्या करोगे, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, Cl2 से 5Cl माइनस आयन और ClO3 माइनस आयन, ऐसे हो जाएगा। डन, ये हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। अब आप पहले क्लोरीन एटम को बैलेंस करो। तो क्लोरीन एटम को जब आप बैलेंस करोगे तो यू विल गेट दैट इधर 5Cl 1Cl 6Cl है, तो आप 3 मल्टीप्लाई कर लेना। अब आप O एटम को बैलेंस करो, तो O एटम यहां पे कितने 3 है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 3H2O। यहां क्या आ जाएगा 6H प्लस। ये आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया। देखो चार्ज भी बैलेंस हो गया है, चार्ज भी बैलेंस हो गया है ना, ठीक है। अच्छा मीडियम बेसिक है, ओके। तो मीडियम अगर बेसिक होगा तो क्या होगा, देखो सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक मीडियम बेसिक भी हो तो भी चलेगा। आपको मीडियम बेसिक पर पहुंचना है। बेसिक मीडियम की जो बैलेंसिंग है वो फॉलोड बाय एसिडिक मीडियम ही होती है ना, वो फॉलोड बाय एसिडिक मीडियम ही होती है। आपको पहले एसिडिक मीडियम में ही बैलेंस करना है और उसके बाद आप बेसिक मीडियम में बैलेंस करना। तो पहले वही ऑक्सीजन एटम जितने ज्यादा है उसके अपोजिट में उतने वाटर, उसके अपोजिट में H+ आयन। इसके बाद बस बेसिक मीडियम होगा तो एक स्टेप और होगा, और वो सिंगल स्टेप क्या है कि जितने H+ आयन जिस तरफ है, यहां 6H+ आयन है, उतने ही OH आयन आपको ऐड करने हैं उसी साइड पे, उसी साइड पर, उसके अपोजिट में भी उतने ही OH आयन ऐड करने हैं। उसका रीजन था कि यहां तक बैलेंसिंग हो चुकी थी, यहां तक एटम बैलेंस हो चुके थे। तो अगर आपने इस तरफ OH आयन ऐड किया तो आपको इस तरफ भी ऐड करना पड़ेगा ताकि बैलेंसिंग में कोई समस्या ना आए। दोनों तरफ आपको OH आयन बराबर ऐड करने। इन दोनों को मिला के क्या करना, इन दोनों को मिलाकर 6H2O बना लेना। अब H2 वहां ज्यादा है इसलिए ये कैंसिल कर देना, तो यहां पे 3H2 आ जाएगा ऐसे। अब आप लिखिए, तो अब आपको देखो 6OH माइनस आयन प्लस 3Cl2 विल गिव यू 5Cl माइनस आयन और ClO3 माइनस आयन प्लस 3H2O। ये रिएक्शन आपका बैलेंस हो गया, ये रिएक्शन आपका बैलेंस हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हो इस मेथड से। अब मेरा क्वेश्चन यही है आपसे, क्या आप हमारी क्लास में कोई स्टूडेंट n का वैल्यू बता सकता है कितना होगा, n का वैल्यू कितना होगा? कुछ लोगों का सही भी आ रहा है, कुछ लोगों का गलत भी आ रहा है, ज्यादातर लोगों का लेकिन सही आ रहा है, ये अच्छी बात है। तो सिंपल सी वही बात है यहां पर, है ना। या तो आप इसमें से देख लो, ऑक्सीजन रिएक्शन में से देख लो, इसका वेलोसिटी कितना आया था 1 और मोल कितने हैं 5, तो 5 आ गया। इसका 5 आया था, इसका 1 है तो उससे कर लो। इससे करना चाहते हो तो भाई इसका वैलेंसी फैक्टर कितना था, इसका वैलेंसी फैक्टर था कितना 5/3। तो 5/3 का मतलब क्या हो गया कि 1 मोल में से 5/3 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आएंगे। ये 3 मोल रिएक्ट कर रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 5/3 को किससे 3 से मल्टीप्लाई करना, 5 आंसर आएगा। कर लोगे, कर लोगे। तो n का वैल्यू जो आएगा वो 5 आएगा। क्या ये क्लियर हुआ है सबको अच्छे से? हाँ हो गया क्लियर, डन, ठीक है, वेरी गुड। तो इस तरीके से हम लोग जो है ना बिल्कुल है ना अच्छे से, अब आपको कभी भी है ना जो है ना क्या होगा, अब इसमें आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, किसमें, इसके केस में, है ना। चलो तो अब आप इसको बैलेंस कर लो। ये जो था ना P4 प्लस P4 का बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग करके दिखा दो। ये PS3 बनाएगा, ये बनाएगा H2PO2 माइनस आयन, करो बैलेंस।
हाँ, एन का वैल्यू राइट साइड से निकालो, लेफ्ट साइड से निकालो, कहीं से भी निकालो, अब है ना, कोई दिक्कत नहीं है। वंस यू नो द बैटिंग, है ना, फिर आप चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड से खेलो या राइट हैंड साइड से, 20-20 खेलो या टेस्ट मैच खेलो, कुछ भी करो, है ना। एक बार आप सीख जाओ, बस सीख गए ना, इलेक्ट्रॉन का गेम सीख गए, तो फिर वो आपके लिए काफी आसान है। गेम पूरा इलेक्ट्रॉन का ही चल रहा है। मीडियम बेसिक ही है। मीडियम बेसिक क्यों लिया? मीडियम बेसिक ही होता है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस बेसिक मीडियम में ही होती हैं। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बेसिक मीडियम में ही होती हैं। Cl2 का वैलेंसी वेक्टर तो बताया था n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2 से, पहले तो यहीं से शुरुआत की थी। अभी कैसे पूछ रहे हो आप? सर अभी तक तो बैलेंस नहीं किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, तो अभी क्यों किया? पता नहीं क्या पूछते हैं यार। तो Cl2 का अगर नहीं पता होगा तो यहां से कर लेना यार, यहां से कर लेना। ये 1, इसका 1 मोल दिख रहा है ना, वैलेंसी फैक्टर 1 है, तो 1 Cl माइनस से 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यहाँ 5 Cl आ रहे हैं यहाँ पे देखो, तो 5 आ जाएगा। इससे कर लो। किसने मुंह रोका है? सौरभ भाई। Cl2 का नहीं पता है तो उससे कर लो, ठीक है। चलो करें बैलेंस। तो ये -3 था, ये +1 है, तो ये बैलेंसी वेक्टर कितना आएगा बोलो? 3 आएगा। यहां कितना आएगा? 1 आएगा। ये तो 0 था ऑक्सीजन नंबर, ठीक है। इसका 3 आएगा, एक ही पी एटम है, इसके पास भी एक ही पी एटम है, तो इसका -3 से 0 3 आएगा, +1 से 0 1 आएगा। ये वाला 1 इधर मल्टीप्लाई करना, 3 यहां मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा PS3 + 3 टाइम्स ऑफ H2PO2 माइनस, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा P4, ठीक है। तो P4 में ये एक पी एटम है, यहाँ पे 3 पी एटम है, तो टोटल 4 पी एटम है, ठीक है। 4 पी एटम है टोटल, ठीक है। देख लो आप, वो यहाँ बैलेंस हो गए। अब आपको क्या बैलेंस करना है? ओ एटम। तो ओ एटम बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितने ओ एटम है बोलो? यहाँ पे 6 ओ एटम है, ठीक है। तो 6 ओ एटम बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना होगा? 6H2O लगाना होगा। 6H2O से आपके पास यहाँ पे 12H+ आएगा, है ना। लेकिन वहां जब आप लगाना स्टार्ट करोगे तो आपके पास 3 तो ये हैं H और 6H यहां पर हैं, तो 9H तो आपके पास ऑलरेडी यहां पे रखे हुए हैं, तो आपके पास स्कोप बचा केवल 3H+ आयन लगाने का, तो आप 3H+ आयन लगा लेना। समझ में आया? यहां पे 12H थे, H+ थे, यहां पे ऑलरेडी 3, ये 6 और ये 3 9H एटम पहले से ही है, इसलिए आपके पास स्कोप बचा केवल 3H+ आयन लगाने का, तो 3 लगा दो। लेकिन ये मीडियम है बेसिक, तो बेसिक करने के लिए क्या करोगे? उतने ही OH आयन इस साइड लगाना और दूसरी तरफ भी उतने ही OH आयन लगाना, ऐसे। अब इन दोनों को क्या करना? इन दोनों को मिलाकर 3H2O बना लेना। अब वहां पे 3H2O, यहां पे 6H2O है, तो जहां पे ज्यादा है वहां ले जाओ, कैंसिल कर लो, तो यहां पे 3H2O बचेंगे, यहां पे 3 OH आयन। तो नेट रिएक्शन जो बनेगा वो P4 बनेगा, 3H2O बनेगा, 3 OH आयन बनेगा, PH3 बनेगा, और क्या होगा? और होगा 3H2PO2 माइनस आयन। सो दिस इज द बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ये बैलेंसिंग हो जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन का। इस तरीके से आपका डिस्प्रपोर्शनेशन का बैलेंसिंग हो जाएगा। यहां पे वैलेंसी फैक्टर कितना है? 3 है, मतलब PS3 का 1 मोल कितना ट्रांसफर करता है? 3 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, तो फिर N का वैल्यू जो आएगा वो 3 ही आएगा, क्योंकि यहां पे N जो है ना वो ये आ जाएगा। So I think I have done all the thing, है ना। फाइनल रिएक्शन में 2H2O बनेगा, नहीं 3H2O बनेगा। फाइनल रिएक्शन में 3H2O बनेगा। Yes, it is same type for com proportionation reaction.
इसको पलट दोगे ना, इसको पलट दोगे तो कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाएगा, इसको पलट दोगे तो कॉम प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा। ठीक है, इसकी सीट से भी होमवर्क दे दें, बिल्कुल दे देते हैं होमवर्क सीट से आज। तो आज की क्लास में हमने बैलेंसिंग सीखी हुई है, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन सीखा हुआ है इस तरीके से। हाँ, तो ये कर लेना है ना, इस तरीके से रेडॉक्स वाला काम जो है ना, बैलेंसिंग वाला काम हो गया। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो क्या होगी, नेक्स्ट क्लास में आप लोग जब आओगे तो आपको पहुंचा दिया जाएगा, कहां पे आप पहुंचेंगे, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे डायरेक्ट, है ना। ओके, तो आपका ए फेज और बी फेज बराबर ही हो गया, है ना, इतना ही पढ़ना है। बैलेंसी फैक्टर 3/4 नहीं होगा भाई, कौन कह रहा है, बैलेंसी फैक्टर 3 आता है यार, बैलेंसी फैक्टर अभी 3 निकाला था यार, बैलेंसी फैक्टर अभी 3 निकाला था। हाँ, गिव मी 1